मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? नितेश सैनी जी, जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है नया वाला, उसमें पादप वर्गीकरण और जंतु वर्गीकरण वाला टॉपिक नहीं है। हमारा एनसीईआरटी के नए सिलेबस में क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो मैं उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूं। बाकी का नई एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा गला ऐसे ही है, हल्का फुल्का। बाकी का क्लास अच्छी होगी, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। गुड इवनिंग भाई पुष्पेंद्र जी, रॉकी भाई, रामरूप, रवि, अर्जुन, सुरेंद्र सैनी जी, सचिन भाई, सबको मेरा नमस्कार। देखिए अब दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश की, और पिछली क्लास के अंदर जो चीज हमने पढ़ी थी, पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसका नाम था अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। एक बार हल्का सा रिवीजन कराऊंगा, 2 मिनट का समय लूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। पिछली क्लास में हमने अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपने कल की क्लास नहीं ले रखी है तो पहले आप कल की क्लास ले, उसके बाद में आज की क्लास लेना है आपको। 2 मिनट के अंदर कल वाली बात का हल्का सा रिवीजन करा देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको ध्यान होगा तो ये हमारा अवतल दर्पण है। प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, अब बना देंगे, वर्गीकरण के ऊपर भी क्लासें बना देंगे। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा मुख्य अक्ष है। इसी मुख्य अक्ष पर बनेगा वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में फोकस बिंदु है, और ये पोल था। दोस्तों, जब आप प्रतिबिंब बनाते हो उस समय आपको ये बिंदु और लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम वस्तु जो है वो अनंत पर भी रख सकते हैं। यहां पे एन से कोई काम नहीं है, क्योंकि एन तो इस पूरी लाइन को बोला जाता है। एन जो है इस पूरी लाइन को बोला जाता है, इसलिए आपका एन से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस तरह से ये बिंदु लगाने हैं, ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा सा गर्म पानी लाने हाँ भाई, कल मैंने आपको बताया था मेरा भाई, इसमें रट्टा मत दो, थोड़ा समझदारी से काम लो। सबसे पहले आप 5 बार वस्तु रख दीजिए। देखो 6 बार। अवतल दर्पण में कुल कितनी स्थिति बनेंगी? 6 स्थिति बनेगी। ध्यान से सुनो भाई, 6 स्थिति। सबसे पहले वस्तु अनंत पे रख देना, नंबर 1। सबसे पहले वस्तु कहां रखना है? अनंत पे। अब दूसरी बार जब वस्तु आप रखोगे तो इसके लिए शब्द यूज करना है सी से परे। परे का मतलब होता है पीछे। दूसरी बार वस्तु कहां रखोगे? सी से परे। ठीक है, देखो 6 स्थिति कैसे बनेगी, ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। सबसे पहले वस्तु अनंत पे रख लेना। दूसरी बार वस्तु कहां रख सकते हो आप? अनंत और सी के बीच में। हम तो यही बोलते हैं कि वस्तु कहां रखी है? अनंत और सी के बीच में। लेकिन एनसीईआरटी में इसको कहा जाता है सी से परे। एनसीईआरटी में स्थिति नंबर 2 को क्या बोला जाता है? सी से परे बोला जाता है। तीसरी बार वस्तु कहां रखना है? फोकस पे। ठीक है सर, तीसरी बार वस्तु फोकस सी पे रखना है, वक्रता केंद्र सी पे। चौथी बार वस्तु रखना है
सी और एफ के बीच में। पांचवी बार जो वस्तु रखना है वो फोकस पे रखना है, और छठी बार वस्तु कहां रखना है? छठी बार वस्तु कहां रखना है? फोकस और पोल के बीच में। अच्छे से समझ लो, फिर आज वाली कहानी क्लियर करूंगा। दोस्तों, अवतल दर्पण ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 6 स्थिति बनती है। अब आपको प्रतिबिंब कैसे बनाना है कल बताया था, बस ऐसे ही सीख लीजिए। सबसे पहले वस्तु अनंत पे रखो, नंबर 1 टिक कर दिया। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु नुमा बनेगा। स्थिति नंबर 2, जब वस्तु सी से परे है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में। नंबर 2 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा सी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा? तो हर बार बोलना है वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन ये वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा छोटा बनेगा। ठीक है। स्थिति नंबर 3, मेरे भाई ध्यान से समझ आराम से। जब वस्तु सी पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। जब वस्तु सी पे होती है, सी का मतलब समझते हो? वक्रता केंद्र सी। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। ठीक है। चौथी स्थिति, वस्तु यहां रखी है सी और एफ के बीच में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो बोलना सी से परे बनेगा। सी से परे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बड़ा बनेगा भाई, बड़ा बनेगा। यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर बनता है। यहां पे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। स्थिति नंबर 5, जब वस्तु फोकस पे रखी जाती है, जब वस्तु फोकस पे रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अनंत पर। यह प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। आवर्धित, बड़े के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? आवर्धित। अब मेरी बात को वापस सुनिए मेरे भाई, अवतल दर्पण के अंदर कुल 6 स्थिति बनती है। तो 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2, स्थिति नंबर 3, स्थिति नंबर 4 और स्थिति नंबर 5। इन पांचों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हमारा स्थिति नंबर जो 6 है वो अपवाद है। स्थिति नंबर 6 क्या है? अपवाद है। स्टार लगा लो इसके ऊपर। स्थिति नंबर 6, स्थिति नंबर 6 को ध्यान से सुन लीजिए एक बार। स्थिति नंबर 6 महत्वपूर्ण है और अपवाद है। वस्तु कहां रखी है? बोलना फोकस और पोल के बीच में रखी है। वस्तु कहां रखी है मेरे भाई? वस्तु रखी है फोकस और पोल के बीच में रखी है। ठीक है गुरुजी। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो बोलना कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा मेरा भाई। दर्पण के पीछे बनेगा। और ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। एक बात बोलूं, बात को सुन लीजिए। हम जब अवतल दर्पण पढ़ रहे थे तो मैंने एक लाइन बोली थी, बड़े ध्यान से सुनना। कहते हैं हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए, कहते हैं हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बड़े ध्यान से सुनो, इसको बोलिए। देखो मैं स्थिति नंबर 6 की बात कर रहा हूं स्पेशली। बड़े ध्यान से सुने मेरे भाई, मैं स्पेशली स्थिति नंबर 6 की बात कर रहा हूं। ये हमारा वक्रता केंद्र सी है, ये फोकस है और ये पोल है। मेरा भाई मैं बात कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए
स्थिति नंबर 6 की, जब वस्तु यहां रखी होती है, पता है जब हम सेविंग बनाने जाते हैं, मेरे भाई सुन मेरी बात को, जब हम सेविंग बनाने जाते हैं उस समय हम फोकस और पोल के बीच में बैठे होते हैं। आपने क्वेश्चन तो सुना था ना कि भाई जो हजामती लोग हैं, हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए, सेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये बात आपने सुना होगा। हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए, सेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए इस लाइन को दोस्तों। जब हम सेविंग बनवाते ना, तो हम बैठे होते हैं फोकस, फोकस और पोल के बीच में बैठे होते हैं मेरे भाई। तो यही तो कहानी है। जब हम फोकस और पोल के बीच में बैठेंगे, जब हम फोकस और पोल के बीच में बैठते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है ये प्रतिबिंब? आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। दोस्तों मैं ये भी क्लियर कर दूं, हमारे ज्यादातर जो सेविंग बनाने की जो दुकानें होती है उनमें समतल दर्पण का यूज करते वो लोग, लेकिन वास्तव में जो किताबों में लिखा है वो ये लिखा है मेनली हमारे जो सेविंग बनाने के लिए समतल दर्पण का यूज करते वो लोग, समतल दर्पण का। अगर वो अवतल दर्पण होता है ना, तो अवतल दर्पण ऐसे होता है, इस तरह का होता है अवतल दर्पण, ऐसे कर्व में अंदर की ओर धंसा हुआ। लेकिन ऐसा दर्पण मेनली लोग यूज नहीं करते हैं, बस वो किताबों में है इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये जो गले वाले डॉक्टर है, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो भी इसी स्थिति नंबर 6 का यूज करते हैं, है ना। स्थिति नंबर 6 का यूज करते हैं। जैसे ऐसे समझो, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनो। मान लीजिए आपके दांतों में, प्लीज 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 एक बात और सुन लो बस लास्ट। जैसे ये आपके दांत है, ठीक है ना, और आपके दांतों में छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं, कीड़े लगे हुए हैं। समझना मेरी बात को, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा, इन छोटी चीज को बड़ा करके देखना चाहता है। सुनो मेरी बात को भाई, छोटे छोटे कीड़े पड़े हुए हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा, इन छोटी चीजों को बड़ा देखना चाहता है। तो मेरा भाई छोटी चीजों को बड़ा देखने के लिए वो क्या करता है, जो हमारा अवतल दर्पण, वो अवतल दर्पण यूज करता है। तो वो अवतल दर्पण को बिल्कुल पास में ले आता है, ऐसे 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 पास में लाता है। तब तब स्थिति नंबर 6 पे जब बात आती है, तब डॉक्टर भी हमारे दांतों को आभासी, सीधा और बड़ा चित्र देख पाता है। तो हजामती लोग सेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण यूज करते हैं, और ये जो गले वाले डॉक्टर होते हैं, दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, ये भी स्थिति नंबर 6 का उपयोग करते हैं। तब जाके उनको चीजें आभासी, सीधी और बड़ी दिखती है। सीधी और बड़ी देखनी है मेरे भाई। सुन, एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, हमारे पास 3 दर्पण हैं। एक बात मेरी ध्यान से सुनना, जो इस बात को समझ जाएगा ना, मजा आ जाएगा। हमारे पास 3 दर्पण थे। एक मेरे पास समतल दर्पण था, समझना। एक मेरे पास अवतल दर्पण है, और एक मेरे पास उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। दोस्तों यहां का उत्तर फिक्स है, यहां जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा वस्तु के समान बनता है। हमेशा वस्तु के समान बनता है, समझना। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है
वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा वस्तु के समान बनता है, बराबर। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। स्थिति नंबर, ये वाली बात तो हो गई समतल दर्पण की। दोस्तों, अवतल दर्पण का उत्तर भी फिक्स है। यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है और हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। ये दोनों दर्पणों के उत्तर फिक्स है, ये उत्तर फिक्स है, कोई अपवाद नहीं है। ये भी उत्तर फिक्स है, कोई अपवाद नहीं है। अब समझो मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात है। देखिए मेरे भाई, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, सॉरी, वस्तु के समान बनता है, वस्तु के समान बनता है। यहां पर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के समान बनता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो अब बात यह आई, ऐसा कौन सा दर्पण है, ध्यान से सुने इस लाइन को, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा? ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा? देखो, आभासी सीधा यहां भी बन रहा है, आभासी सीधा यहां भी बन रहा है। अब मैं बात करूंगा इसकी स्थिति नंबर 6 की बात कर रहा हूं, समझना, स्थिति नंबर 6 की बात कर रहा हूं। यहां पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। देखो सब कुछ सेम है, यहां पर भी आभासी और सीधा, यहां पर भी आभासी और सीधा। स्थिति नंबर 6, आभासी और सीधा। अब बात यह आई मेरे भाई, यहां हम वस्तु के समान बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, हमेशा समान बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा, यहां समान बनेगा। यहां प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा और यहां प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बनता है। स्थिति नंबर 6, फिर समझो, आभासी सीधा तो यहां भी बनेगा, आभासी सीधा तो यहां भी बनेगा, आभासी सीधा तो यहां भी बनेगा, लेकिन तीनों जगह अंतर है। यहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु के समान बनेगा, समान बनेगा, समान बनेगा। यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन मेरा भाई, अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6, अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6 पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से कैसा बनता है? बड़ा। तो बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए केवल और केवल अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6 का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6 का उपयोग किया जाता है बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देखने के लिए। प्लीज इस बात पे कमेंट करिए। रामकेश मौर्य जी, बहुत बढ़िया भाई। रामकेश मौर्य जी का बस एक ही कहना है कि आप ग्रेट हो सर, और साइंस को आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता, केवल धैर्य रखना पड़ता है। बस ये ही चीज है मेरे भाई, हम भी यही बात बोलते हैं बार बार, थोड़ा समय दो, धैर्य दो और चीजों को सीखने की कोशिश करिए। कहां तक रट्टा दोगे, कहां तक रट्टा दोगे? थोड़ी ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आई, बहुत काम की चीज है। आदमी का कंफ्यूजन हो जाता है,
आभासी सीधा यहां भी बनता है, आभासी सीधा यहां भी बनता है, आभासी सीधा यहां भी बनता है। लेकिन वो ये पूछता है कि अगर प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा देखना है, तो बड़ा देखना है तो फिर अवतल दर्पण का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां जो प्रतिबिंब बनता है वो तो समान बनता है, यहां जो बनता है वो छोटा बनेगा हमेशा। तो बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण की स्थिति नंबर 6 का उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। अब बात करेंगे, हेडिंग लगाइए एक बार, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेंगे उनकी बात करेंगे। समझना, कुछ मत कमेंट करिए दोस्तों, ध्यान से सुनना। उत्तल दर्पण में कुल 6 स्थिति, सॉरी, जुखाम की वजह से, ये जुखाम बहुत खतरनाक चीज है। रॉकी भाई, सीधा का मतलब है जैसे आपो ने अपने घर में कांच लग रहा है तो हम सीधे ही तो दिखते उसमें। मेरे भाई, अवतल दर्पण के सामने, आपको मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, मेरी बात को समझ। जैसे आप अवतल दर्पण लो, ले लिया ना अवतल दर्पण, लेना कभी मिल जाए तो, और उसके सामने मोमबत्ती लगाओ और उसको पास लेके आओ, जैसे पहले दूर रखो, तो मोमबत्ती का जो फोटो दिखेगा ना वो उल्टा दिखेगा भाई, अवतल दर्पण में। जी हां, फोटो उल्टा दिखता है इसमें। ऐसे ही थोड़ी बोल रहे मर्जी से किसी चीज को। मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है ना, और कोई मोमबत्ती रख दी जला के ऐसे बहुत दूर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो, जी हाँ, उल्टा, ऐसे उल्टी जलती हुई दिखेगी मोमबत्ती, उल्टी जलती हुई दिखेगी मोमबत्ती। सीधा का मतलब इसमें क्या समझाओ मेरा भाई, जैसे हम अपना घर में कांच है तो हम सीधा ही तो दिखे, और उल्टा का मतलब ये होता है कि आपकी जो मुंडी है ना वो नीचे की तरफ दिखे, पैर ऊपर दिखेंगे, मुंडी नीचे दिखेगी। हाँ, ऐसा होता है यार, होता है, तभी तो लिख रहे हैं उल्टा। दोस्तों, उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति बनती है, ध्यान से सुनिए। उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति बनती है। उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थिति बनती है। पहली बात तो ठीक है, यहां पर केवल कितनी स्थिति बनेगी? 2, फिक्स है, 2 ही स्थिति बनेगी यहां पर। दूसरी बात, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनेगा, फिक्स है, कोई अपवाद नहीं है, सीधा बनेगा और हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। छोटा बनेगा, ठीक है। देखो, कोई अपवाद नहीं है, ध्यान से सुनो। ये है हमारा उत्तल दर्पण। मेरे भाई बात को समझिए, ये पोल है, ये फोकस है,
ये वक्रता केंद्र सी है, यहां अनंत है, अनंत। अब ध्यान से सुन मेरे भाई, इस वाले दर्पण में केवल आप दो जगह वस्तु रख सकते हो। कितनी जगह? दो जगह। देखो कैसे, दो, ओनली दो, ओनली दो। एक तो हम वस्तु अनंत पे रखेंगे, एक तो हम वस्तु अनंत पे रखेंगे। पहली स्थिति, जब भी आप वस्तु अनंत पे रखोगे ना, कभी भी, कहीं भी, जब भी आप वस्तु अनंत पे रखोगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जी हां, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। ये ऐसे बना लेते हैं, फोकस पे बनेगा। वस्तु अनंत पे है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसका फोकस पे। कैसा बनेगा ये प्रतिबिंब? कैसा बनेगा? ये बनेगा आभासी, सीधा और बिंदु नुमा बनेगा। दिलीप कुमार जी, मैं सबको दिख रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा? तो एक बार आप वापस जाइए एप्लीकेशन से बाहर और फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको भी दिख जाऊंगा, सबको दिख रहा हूं मैं। स्थिति नंबर 1 क्लियर है? इधर भी लिख देता हूं। बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, सबसे पहले वस्तु कहां रखी है? अनंत पे। वस्तु अनंत पर रखी है। दूसरा कॉलम बना लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति। जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर। प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बिंदु नुमा बनता है। 3 कॉलम बनाने पड़ते भाई इसमें। पहला हो गया स्थिति नंबर 1। अब स्थिति नंबर 2 देख लो। देखो कहां रखोगे, बताओ वस्तु कहां रखोगे? तो अब वस्तु रखोगे अनंत और पोल के बीच में। स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 देखो आप, कहीं इसमें क्या कंफ्यूजन है? पहले अनंत पे रख लिया तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। फोकस कहां आया? दर्पण के पीछे। फोकस कहां आया? दर्पण के पीछे। अब वस्तु कहां रखना है? वस्तु रखिए अनंत और पोल के बीच में। जब वस्तु अनंत और पोल के बीच में रखेंगे, स्थिति नंबर 2, तो उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। यहां बनेगा। कहां बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। कैसा बनेगा? वापस से आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। स्थिति नंबर 2 देखो। सर बुक को रूम के एड्रेस पर भी मंगा सकते हो क्या? हाँ, अगर एड्रेस सही है तो पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, कहीं भी पहुंचेगा, कहीं भी मंगा लीजिए आराम से। तो स्थिति नंबर 2 क्या कहती है? वस्तु कहां रखी है? अनंत में पोल के बीच में। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा पोल व फोकस के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो मेरा भाई ये हमारे पास में कुल 2 स्थिति बनेगी इसमें। तो देखो एक छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर लूं। आपको क्या करना है, एक सफेद पेज लेना है, उसमें तीनों दर्पणों को ऊपर बना देना, और जब भी वो पेज दोबारा काम में लो तो उसी में नीचे दोनों लेंस बना देना। टोटल 5 है हमारे पास। समतल दर्पण, अपतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 3 तो दर्पण है और 2 लेंस है, उत्तल लेंस और अपतल लेंस। तो ये पांचों जो चीजें है ना, इनको कैसे बनाना, मेरी बात को सुनो आप, कैसे बनाना मेरी बात को सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा। जब आप इनको बनाओ तो समतल को तो साइड में बना लेना, ठीक है ना। इसके बाद में अपतल दर्पण, 6 लिख रहा हूं, समझ जाना 6 स्थिति है इसमें। फिर बनाना उत्तल दर्पण, इसमें कितनी स्थिति है, 2 स्थिति। जब आप इसी पेज को वापस काम में लो तो इसके नीचे अपतल दर्पण के नीचे प्लीज उत्तल लेंस बनाना, इसके नीचे उत्तल लेंस बनाना। प्लीज भाई सुन, रामकेश मौर्य जी, अनंत का मतलब है बहुत दूर। अनंत का मतलब ये होता है किसी वस्तु को, मेरे भाई बहुत बड़े बड़े दर्पण होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेंस होते हैं, बड़े बड़े दर्पण, बड़े बड़े लेंस, उनके सामने वस्तु को बहुत डिस्टेंस पे रख के भी हम ये प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है तू चंद्रमा पे जाएगा रखने के लिए, है ना। तो जब आप अपतल दर्पण के नीचे, फिर ध्यान से सुनिए, अपतल दर्पण के नीचे किसको बनाना है, उत्तल लेंस को, क्योंकि इस लेंस में 6 स्थिति है। उत्तल लेंस 6 स्थिति, और उत्तल दर्पण के नीचे आपको बनाना है अपतल लेंस को। इसमें कितनी स्थिति है, 2 स्थिति के अनुसार बनाना। 6 स्थिति इसमें है, 6 स्थिति इसमें है। तो मैं जैसे बोलूं ऐसे करोगे फायदा रहेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फंस जाओगे आप। अपतल दर्पण के नीचे बनाना है उत्तल लेंस को, और उत्तल दर्पण के नीचे बनाना अपतल लेंस को, तब जाके चीजें थोड़ी सी समझ में आएगी, ठीक है ना। अब इनको हटा, ये हमारी तरफ से दोनों दर्पण खत्म होते हैं। अब हम बात करेंगे मेरे भाई, हमारी किताब में दर्पण का सूत्र दे रखा है। अपनी किताब में सब जानते हैं आप सभी भाई, ये दर्पण का एक सूत्र है, इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। सबको पता होना चाहिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, आप दुनिया भर के पेपर देख लेना, मैं कह रहा हूं 100 में से 90 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें कलम चलान ही नहीं है। अब सुनो, दर्पण का सूत्र ये होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये दर्पण का सूत्र है। इसमें v क्या है, ये है प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या होती है, बिंब की दूरी। समझना मेरा भाई आराम से। और v क्या है, सॉरी f क्या है, फोकस दूरी है। आप इस फॉर्मूले से तीनों चीजें ज्ञात कर पाओगे। ये वाला फॉर्मूला दर्पण का सूत्र है, और इसी सूत्र का उपयोग हम न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे। कभी कभी एक चीज में क्लियर कर दूं, कभी कभी फोकस दूरी नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है फोकस दूरी
वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। कभी कभी क्वेश्चन में फोकस दूरी नहीं देता है वो, ध्यान से सुनो, अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। कभी कभी वो आपको फोकस दूरी नहीं देता है, वक्रता त्रिज्या दे देता है, आर आर। अब आपको पता है यदि आर 10 दे दी तो फोकस दूरी 5 हो जाएगी, मतलब आर का आधा होता है फोकस दूरी। तो ध्यान रखना, तो ये हमारा दर्पण का सूत्र है। अब आपको मैं बता दूं, अगर एफ ज्ञात करवाता है तो ठीक है, कभी कभी वो बी भी, ज्यादातर क्वेश्चनों में वो बी ज्ञात करवाता है, 99% वो वी ज्ञात करवाता है। जब वी ज्ञात करवाएगा तो कैसे करोगे, इस u को पक्षांतर कर देना, इस u को इधर ले जाना। ज्यादातर क्वेश्चनों में वो v ज्ञात करवाएगा, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करो, प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करो। जब ये ज्ञात करो तो भाई u को इधर उठा के इधर पक्षांतरण कर देना, इतना तो कर लोगे ना। अब इधर देखो एक बार, देख भाई, ऐसे लिख लो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, अब आपको v ज्ञात करना है, 1/v बराबर 1/f में से घटा देना 1/u को जाके, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे u ज्ञात कर लेना, 1/u बराबर, u को यही रहने दो, ये v को इधर ले जाओ, 1/f में से घटा देना 1/b को जाके। क्लियर है मेरा भाई, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। पक्षांतरण तो कर लोगे ना, तीनों चीज आप यहां से ज्ञात कर लेना। ठीक है, ये फोकस दूरी के लिए, ये प्रतिबिंब दूरी और ये बिंब दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला है। कराएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, रुक जा। अब एक बात को सुन ली, कराऊंगा न्यूमेरिकल कराऊंगा, बोल तो रहा हूं यार, पहले सुन तो लो यार। हाँ भाई, अब बात यह है, एक छोटी सी बात को मैं क्लियर कर दूं ताकि आपके सभी कंफ्यूजन और दूर हो जाए। मेरे भाई प्लीज, जब आप अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल करो, प्लीज इस बात को क्लियर कर लेना, सबसे बड़ी कहानी है ये। जब आप अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल करो, सबसे काम की चीज है, ध्यान से सुनो भाई, जब आप अवतल दर्पण के न्यूमेरिकल करते हो और इधर है उत्तल दर्पण की न्यूमेरिकल करते हो, तो प्लीज एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। कौन कौन भाई समझेगा इसको, ध्यान से सुन लीजिए। सुन भाई, जितना बोलू उतना सुन। अब सबसे पहले आपको u लेना है, तो u हमेशा माइनस में लेना है, u हमेशा माइनस में लेना है। बिंब दूरी, बिंब दूरी हमेशा माइनस में लेनी है, चाहे वो क्वेश्चन में दे चाहे नहीं दे,
जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे यू हमेशा माइनस में लेना है, यू हमेशा माइनस में लेना है। क्यों सर, क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों भाई? इसलिए यू माइनस में लेना क्योंकि वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी। तो बताओ इधर वाली दूरी किस में लेनी है? माइनस में। इधर वाली दूरी किस में लेनी है? माइनस। वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, इसलिए ये वाली दूरी किस में लेनी पड़ती है? यू में। वापस सुनो, देखिए दोस्तों, जब भी हम वस्तु को रखेंगे, बिंब दूरी मतलब वस्तु कहां रखी गई है। दोस्तों वस्तु हमेशा इधर रखनी है, इधर रखनी है, वस्तु हमेशा इधर रखनी है, इधर रखनी है। और ये वाली दूरी किस में लेते हैं? माइनस में। भैया चिन्ह परपाटी याद करो, चिन्ह परपाटी याद करो, कमेंट मत करो। इधर वाली दूरी हमेशा माइनस में लेनी पड़ती है, इधर वाली दूरी किस में लेनी है? माइनस। यू हमेशा फिक्स है। जिनको ये बात नहीं समझ में आए, न्यूमेरिकल के गलती से हाथ मत लगा देना। जिसको ये वाली बात जो बता रहा हूं, अगर ये नहीं समझ में आए, गलती से भी न्यूमेरिकल के हाथ मत लगा देना, नहीं तो हाथ को काट देगा न्यूमेरिकल। मैं कह रहा हूं, अगर ये बात समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल के हाथ लगाना, नहीं तो पतली गली से निकल लेना चुपचाप से। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे यू बिना कहे माइनस में लेना है, वो नहीं देगा, नहीं देगा। उत्तल हो चाहे अपतल हो, दोनों दर्पणों में और दोनों लेंसों में यू हमेशा माइनस में लेना है, यू हमेशा माइनस में लेना है। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, दर्पण हो चाहे लेंस हो, यू हमेशा माइनस में लेना है। चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, यू हमेशा माइनस में लेना है, यू हमेशा माइनस में लेना है। और क्या कहना चाह रहा है? अब दूसरी बात सुनो, अगला जो पॉइंट है वो फोकस दूरी का है। एफ की बात करो, ये चिन्ह वो लगा के नहीं देगा, ये चिन्ह आपको लगाने पड़ेंगे। मेरे भाई याद करो एक बार, अगर अपतल दर्पण की बात करूंगा तो अपतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये माइनस में ही तो थी। अभी अंतर बताया था मैंने, अभी मैंने आपको अंतर लिखाए थे कल परसों के दिन। तो मैंने कहा था कि अपतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, माइनस में होती है, फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, माइनस में होती है। जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, फिक्स है। देखो इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेनी है और इसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेनी है। ये फिक्स है भाई, दीवार पे चिपका लो इनको। जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चिन्ह वो लगा के नहीं देगा। क्वेश्चन में जैसे वो बोलेगा, क्वेश्चन में वो बोलेगा कि अपतल दर्पण की फोकस दूरी, अपतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अपतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेनी है। प्लस माइनस, बार बार बोल रहा हूं, प्लस माइनस वो लगा के नहीं देता है, प्लस माइनस आपको लगाना पड़ेगा। बाकी कान के पर्दे खुल रहे हो, आपने सुन ली हो ये बात तो बढ़िया है, नहीं तो न्यूमेरिकल मत करना। अब बात ये है, ठीक है सर, ये बात दो चीज तो समझ में आ गई। एक बात तो गुरुजी हमको अच्छे से समझ में आ गई। कौन सी बात? सर यू है ना, यू हमेशा माइनस में लेना है, फिक्स है। अरे तो इनको भी देख ले, अपतल दर्पण की फोकस दूरी, अपतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। भैया ये तो याद करना पड़ेगा। तीसरी चीज, ये जो वी होता है ना, वी प्रतिबिंब दूरी, समझना मेरा भाई बात को, समझना बात को। प्रतिबिंब इस वाले दर्पण में, प्लीज इस लाइन को अच्छे से सुनना,
इस वाले दर्पण में जो प्रतिबिंब है, इस वाले दर्पण में प्रतिबिंब इधर भी बनते हैं और इधर भी बनता है। समझ इस बात को। इस वाले दर्पण में प्रतिबिंब यहां पर भी बना था, यहां पर भी बना था, यहां पर भी बना था, यहां पर भी बना था और यहां पर भी बना था। इस वाले दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो इधर भी बनते हैं और इधर भी बनते हैं। इसलिए प्रतिबिंब की दूरी माइनस में भी आ सकती है और प्लस में भी आ सकती है। ये ज्ञात करना पड़ेगा मेरे भाई। अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब दूरियां है, देखो प्रतिबिंब यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा, अनंत पे भी बनेगा और इधर भी बनेगा। अगर इधर वाली दूरी होती तो माइनस में ले लेता, लेकिन अगर इधर वाली दूरी है ये प्लस में लेनी पड़ती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब दूरी है वो माइनस में भी आ सकती है और प्लस में भी आ सकती है। ये क्वेश्चन ज्ञात करना ही पड़ेगा, ये तुक्का नहीं लगा सकते। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी, तुक्का नहीं लगा सकते। ये प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। जबकि अगर मैं उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब दूरी देखूंगा तो याद करो, अभी तो बताया था, या तो प्रतिबिंब यहां बनेगा या प्रतिबिंब यहां बनेगा। दो ही तो स्थिति थी इसमें। इस वाले दर्पण में या तो प्रतिबिंब यहां बनेगा या यहां बनेगा, तो दोनों ही बार दूरियां प्लस में आएगी। ये वाली दूरी प्लस में, ये वाली दूरी भी प्लस में, तो ये फिक्स है। सुनना, ये फिक्स है, कुछ आपको कुछ नहीं करना। ये फिक्स है, ये फिक्स है। यू हमेशा माइनस में लेना है, फिक्स है। इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है, फिक्स है। ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। ज्ञात करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। बताओ ये चीज को। अब मुझे इस वाली चीज को एक बार आप क्लियर करिए कि ये वाली चीज आपको समझ में आई है या नहीं आई है। ये ही चीज है, इसको भले ही मैं आपको 2 बार और समझा दूं, 3 बार समझा दूं, 4 बार समझा दूं, लेकिन भाई न्यूमेरिकल करना है तो ये वाली बात पता होनी चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं होंगे। ये मेरा अवतल दर्पण है, ठीक है, समझना। ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र सी। भाई ये वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु, पोल। एक बार फिर समझना, वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है। इसलिए वस्तु मतलब बिंब दूरी, यही पूरी कहानी, जड़ है पूरी मेरे भाई। कोई भी वस्तु है, जैसे ये दर्पण है, तो वस्तु तो 6 बार, अभी 6 बार अपने वस्तु रखी थी, 6 बार वस्तु रखी थी, तो वस्तु हमेशा इधर रखना, इधर ही रखेंगे, वस्तु हमेशा इधर ही रखेंगे। इसलिए यू माइनस में लेना है। वस्तु हमेशा इधर रखनी है, इधर इधर रखनी है, इसलिए यू हमेशा माइनस में लेना है। ठीक है भाई, यू हमेशा माइनस में लेना है, ठीक है बात। ये है फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है, ये फोकस दूरी किस में लेनी है, माइनस में। इस वाले दर्पण की फोकस दूरी ये फोकस दूरी है। ये वाली दूरी किस में लेनी है, प्लस में। इसकी फोकस दूरी माइनस में लेना और इसकी फोकस दूरी प्लस में लेना। v ज्ञात करना पड़ेगा, प्लस माइनस में आ सकता है, लेकिन इसका जो v है ना वो फिक्स है, प्लस नहीं आएगा। इसकी प्रतिबिंब दूरी प्लस में ही आएगी, क्योंकि पता होगा आपको, मैं यहां बना भी दूं, यहां पर एक तो प्रतिबिंब यहां पर बना था एक प्रतिबिंब और एक यहां पर बना था, तो इधर बने, इधर इधर वाली दूरी प्लस में, इधर वाली दूरी प्लस में, इधर वाली दूरी प्लस में। ये कहानी है। जिस भी भाई को न्यूमेरिकल करने हैं, ये वाला चित्र अपनी कॉपी में छाप लेना। क्वेश्चन में
कितनी बार बोल दिया, शायद अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं। प्लस माइनस हमको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कभी भी प्लस माइनस लगा के नहीं दिए जाते हैं। कल इनके छोटे छोटे न्यूमेरिकल करवाऊंगा, धैर्य रखिए, ठीक है ना। अब एक लास्ट पॉइंट और समझा देता हूं, और दर्पण पूरी तरह से खत्म है आज। एक लास्ट पॉइंट है मेरे भाई, बहुत अच्छा पॉइंट है। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, इसको हम एम से लिखते हैं। ये और लास्ट पॉइंट है, फिर कल मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा इनके। कल हम केवल दर्पण से जुड़े हुए न्यूमेरिकल करेंगे, बाकी दर्पण जो है मेरी तरफ से पूरा है। फिर क्या पढ़ाओगे सर? अब सुनो, मेरी भाषा में सुनिए, ये क्या है आवर्धन क्षमता। प्यारे विद्यार्थियों, आवर्धन क्षमता से हमें यह पता चलता है, आवर्धन क्षमता से हमें यह पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा। फिर सुनो वापस से। बिल्कुल भाई मुनीष भाई, गर्म पानी चल रहा है ना। थोड़ा सा गला हल्का हल्का साफ हुआ, बाकी का 8 बजे भी क्लास लूंगा, है ना। 8 बजे भी क्लास लूंगा, और कल शनिवार है, क्लास होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, नहीं होगी तो भी कर दूंगा। शनिवार के दिन मैं क्लास लेने के लिए बाहर जाता हूं, 2 दिन क्लास बाहर लेता हूं, शनिवार और रविवार, है ना। क्लास होगा तो मैं जरूर बता दूंगा। मैसेज टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ूंगा, ग्रुप में मैसेज छोड़ूंगा। चलो वापस सुनो दोस्तों, आवर्धन क्षमता हमें यह बताती है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा। मेरी भाषा में लिख दो। दोस्तों, आवर्धन क्षमता से हमें यह जानकारी मिलती है यह जानकारी मिलती है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से, वस्तु मतलब बिंब, वस्तु से कितना गुना बड़ा या छोटा बनता है। इसे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई
प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई के अनुपात से ज्ञात कर सकते हैं। एकदम इसको भी मक्खन बना दूंगा, ध्यान से सुनना। भाई जिसको भी ग्रुप में जुड़ना है इस नंबर पे मैसेज कर दो, 82 33 95 8002। इस नंबर पे मैसेज कर देना और बोल देना सर कि हमको ग्रुप में जोड़ दो। आपका एक ग्रुप बना रखा है, उसमें जोड़ दूंगा आपको। 82 33 95 8002। सुनो, आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई। इस फॉर्मूले से हम आवर्धन क्षमता ज्ञात कर पाएंगे। भाई एक बात अगले पेज पे लिख दूं, एक सूत्र और है इसका। आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के एक फॉर्मूला है, h डैश अपॉन एस तो हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, बराबर में माइनस बी अपॉन यू से भी हम आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। यह सूत्र दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए है। दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए है। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए दूसरा सूत्र लगेगा। भाई क्लियर तरीके से लिख दिया। ये जो चीज हम पढ़ रहे ना, ये स्पेशली हम दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए अगर वो ये कहेगा ना भाई लेंस की आवर्धन क्षमता, भैया सूत्र बदल जाएंगे। मेरे भाई वापस सुनो, लेंस का सूत्र अलग है, लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का सूत्र अलग है। लेंस की चीजें अलग है, ये चीजें दर्पण के लिए है, बार बार अच्छे से लिख लेना। दर्पण के लिए फॉर्मूला अलग है, लेंसों के लिए फॉर्मूले अलग है, एक ही मत कर देना। दर्पण की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला अलग है। नहीं, फिर बार बार सुन लो, दर्पण के सूत्र अलग है, लेंस का सूत्र अलग है। दर्पण की आवर्धन क्षमता अलग है, लेंस की आवर्धन क्षमता अलग है। एक पेज पे लिख ही दूं हल्का सा समझाने के लिए। देखो ये तो दर्पण के लिए हो गया, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये तो दर्पण का सूत्र है। एक है लेंस का सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, अलग है। ठीक है, आवर्धन क्षमता माइनस v अपॉन यू या h डैश अपॉन h, यहां आवर्धन क्षमता v अपॉन यू या फिर h डैश अपॉन h लिख दिया शॉर्ट में समझाने के लिए। दर्पण के सूत्र अलग है, लेंस के सूत्र। देखो इसमें क्या क्या अंतर है, कहां अंतर आ रहा है। देखो यहां बीच में प्लस है,
यहां बीच में माइनस है, यहां आगे माइनस है, यहां आगे प्लस है। दर्पण का सूत्र अलग है, लेंस के सूत्र अलग है। क्लियर है मेरे भाइयों? ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, ये क्या है? ये क्या है? v। b प्रतिबिंब दूरी है। b क्या है? प्रतिबिंब दूरी। और u क्या है? बिंब दूरी। इससे भी आप आवर्धन क्षमता ज्ञात कर सकते हो। एक चीज और देखो, प्लीज बस सीखते चलो, ये नहीं सीखे तो क्या सीखे हो फिर। देखो, आवर्धन क्षमता माइनस v अपॉन यू, या फिर h डैश अपॉन h। पता है इस फॉर्मूले को काम में और लेना कैसे? ऐसे काम में लेना, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। देखो, केवल इसको यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। माइनस v अपॉन यू बराबर में h डैश अपॉन h। जरूरत पड़ेगी ना कभी, तो इस फॉर्मूले को भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। पता है इससे क्या ज्ञात कर सकते हो आप? इस फॉर्मूले से, इससे आप प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हो। इससे हम बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। भाई देख ले, बहुत जगह काम में आया रेलवे में। वापस समझ लो, वापस सुनो एक बार। भाई हमारे पास में आवर्धन क्षमता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर में माइनस v अपॉन यू, यही तो है। अब मैं ये कह रहा हूं, इसमें से इसको m को तो छोड़ो, इस हिस्से को हम काम में ले सकते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई बराबर में माइनस v अपॉन यू। ये दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं हम, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए पढ़ रहे हैं। इस सूत्र से हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम बिंब की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इससे हम बिंब दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम चार चीजें भी ज्ञात कर सकते हैं। काम में बहुत क्वेश्चन कराए थे रेलवे ने। ठीक है ये वाली बात। अब सुनो लास्ट लाइन आज की। दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनना, सुनिए। यदि आवर्धन क्षमता का मान प्लस में आएगा, यदि आवर्धन क्षमता का मान प्लस में आएगा, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। फिक्स है ये लाइन, आभासी व सीधा बनेगा। भाई सुनिए, लिख लेना इस लाइन को। यदि आवर्धन क्षमता का मान प्लस में आया, कुछ भी है, +1 +2 +3, अगर आवर्धन क्षमता का मान प्लस में आएगा तो इसका मतलब आपको समझना है प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा। और यदि आवर्धन क्षमता का मान माइनस में आया तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा।
समझना ही है। इसीलिए तो चीजें सबको बुरी लगती है भाई। यदि यदि आवर्धन क्षमता का मान प्लस में आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। लो भाई, इस क्लास को 2-3 बार देखना, कम से कम 2-3 बार, नहीं तो कल कल से आगे दिमाग खराब हो जाएगा। कल न्यूमेरिकल कैसे करोगे? आगे देखो, यदि आवर्धन क्षमता का मान माइनस में आता है, कल केवल क्वेश्चन करेंगे, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। कुछ उदाहरण देके समझा रहा हूं, बताओ लास्ट, इनसे समझिए। उदाहरण, कुछ उदाहरण देके समझा रहा हूं, कौन कौन समझ पाएगा। जो इस बात को समझ गया, इसका मतलब पीछे का पूरा टॉपिक उसको समझ में आ गया। लास्ट देखो, अगर मैं ये कहूं, आपको बोलना पड़ेगा, अगर आवर्धन क्षमता का मान +1 आ रहा है, तो इसको देख के आप क्या बोलोगे, ये आपको बोलना पड़ेगा। और यदि आवर्धन क्षमता का मान -1 आया, मेरा भाई आपको यही तो क्वेश्चन है, मेरा भाई वो दे देगा आवर्धन क्षमता प्लस है, क्या है इसको देख के बोलो कुछ, आप बोलो कुछ इसको देख के। गुरुजी क्या बोले, हमारी तो खोपड़ी गर्म हो रही है, तो ऐसे बोलो। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है गुरुजी, अब बात तो थोड़ी थोड़ी समझ में आई। आभासी होगा, सीधा होगा। और एक का मतलब क्या होता है, अगर आवर्धन क्षमता का मान 1 आ रहा है, इसका मतलब है बिंब और प्रतिबिंब बराबर बनेंगे। एक अगर उत्तर 1 आ रहा है, 1 का मतलब है कि बिंब और प्रतिबिंब बराबर होगा। बिंब में व प्रतिबिंब बराबर होंगे, हाइट बराबर होगी, है ना। अगर वस्तु 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब भी 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हुआ आवर्धन क्षमता 1। अब इसका मतलब समझाओ, अगर आवर्धन क्षमता -1 आई, तो माइनस का मतलब है, पहली बात तो माइनस का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। एक का मतलब बराबर, एक का मतलब बराबर, एक का मतलब बराबर। ओ भाई, प्लस का मतलब है आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। माइनस का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। देखते ही बता देना, देखते ही बता देना। अगर उत्तर 1 आ रहा है तो बिंब और प्रतिबिंब बराबर है, बिंब और प्रतिबिंब बराबर है, बिंब और प्रतिबिंब बराबर है। सर ठीक है ये बात तो। अब दूसरा उदाहरण, अगर आवर्धन क्षमता +2 है या आवर्धन क्षमता -2 है, इनका मतलब समझाओ। यही तो कहानी, मजा आ गया। लास्ट बात, सर इसका मतलब ये हो सकता है क्या, गुरुजी इसका मतलब ये हो सकता है क्या कि प्रतिबिंब जो है ना, गुरुजी अब समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से 2 गुना बनेगा। 2 का मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बनेगा, दुगना बनेगा।
प्रतिबिंब 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 वस्तु से दुगना बनेगा, वस्तु से दुगना बने। दो का मतलब है प्रतिबिंब वस्तु से दुगना बनेगा। इसको भी देख लो। -2 का क्या मतलब है गुरुजी? -2 का मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से दुगना बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से दुगना बनेगा। सर एक का मतलब तो समान था, बराबर, और दो का मतलब है वस्तु से दुगना। बताओ समझ में आ रही है क्या? मेरे जितने भी भाई लाइव है भाई, ये चलते हैं क्वेश्चन परीक्षा में। अब कुछ कहते हैं गुरुजी पता नहीं परसों कहां से आवे। अरे एक बार एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, तब जाके बातें समझ में आती है। वो गए जमाना, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, वो गए जमाने भाई साहब, वाहनों की हेडलाइटों में। गुरुजी सेविंग बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? गए वो जमाने भाई, वो 1990 में चलते थे वो क्वेश्चन। कमेंट करो भाई सभी, क्वेश्चन चल रहे ये। एक और बताओ जल्दी से। अगर आवर्धन क्षमता +1/2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब प्लस का मतलब है, प्लस का मतलब तो गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो आभासी होगा, सीधा होगा। 1/2 का मतलब है वस्तु से आधा बनेगा, वस्तु से आधा बनेगा। प्रतिबिंब जो है ना वो आधा, आधा का मतलब वस्तु से आधा बनेगा। अगर मान ले वस्तु 6 सेंटीमीटर की है, अगर वस्तु 6 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का बनेगा, प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर का बनेगा। और अगर आवर्धन क्षमता का मान -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब आभासी होगा, सॉरी माइनस की बात हो रही है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से आधा बनेगा, आधा बनेगा। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आवर्धन क्षमता ये बताती है, आवर्धन क्षमता ये बताती है कि प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु का कितना गुना बड़ा बन रहा है या कितना गुना छोटा बन रहा है। भैया -2 को मतलब है, माइनस को मतलब समझ रहा है, वास्तविक और उल्टा, और 2 को मतलब है वस्तु से दुगुणो बनेगो। प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु से दुगुणो बनेगो, प्रतिबिंब वस्तु से दुगुणो बनेगो। लास्ट बार और समझा देता हूं, चलो इसका मतलब समझ जाना। अगर आवर्धन क्षमता का मान +3 है, आप लिखो इसका मतलब, और आवर्धन क्षमता का मान -3 है, इसका मतलब आप लिखो कमेंट में। लास्ट, खत्म कहानी। सर इसका मतलब होगा कि प्रतिबिंब आभासी होगा, ठीक है, सीधा बनेगा और वस्तु से 3 गुना बनेगा, 3 गुना बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो वस्तु से 3 गुना बनेगा, प्रतिबिंब जो है ना वो वस्तु से 3 गुना बनेगा, 3 गुना बनेगा। अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 3 गुना 6 सेंटीमीटर का बनेगा। अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 3 गुना बनेगा, 3 गुना बनेगा। मतलब वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर का बनेगा। -3 का मतलब समझाओ। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से 3 गुना बनेगा। इसका मतलब समझो, अगर वस्तु 2 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब उल्टा 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 उल्टा
सॉरी 2 सेंटीमीटर की है तो ये 6 सेंटीमीटर का बनेगा। उल्टा का मतलब माइनस। भैया -2 का मतलब, -2 का मतलब दुगुना। दुगुना। -2 का मतलब छोटा का आकू है, भूत है। 1 को मतलब बराबर, 2 को मतलब दुगुना, 3 को मतलब 3 गुना, 4 को मतलब 4 गुना, 6 को मतलब 6 गुना। आधा मतलब वस्तु से आधा बनेगा। 0.5 बोल दो या आधा बोल दो। तो आपको यहां पर हल्की सी मैथ चलानी है। ये कहानी आज की बड़ी इंपॉर्टेंट थी मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को 1 बार 2 बार और 3 बार देखना। और जितने भी भाई मेरे लाइव है, आपको पर्सनली कह रहा हूं, अपने YouTube चैनल पर मेरा भाई प्लीज एक वीडियो है उसको देख लेना, जिसमें भर भर के मैंने ऑप्टिक्स के 200 क्वेश्चन करवाए हैं। मेरे भाई अपने डाबरा क्लासे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, और उस प्लेलिस्ट में जाना। ये रहा मेरा भाई, प्लीज आपसे छोटी सी बात बोल रहा हूं। सर साइंस तो पढ़ी है लेकिन आप जैसे नहीं। भाई इतना कोई समझाता ही नहीं है, रियलिटी तो ये है। मेरा भाई यूट्यूब चैनल खोलना डाबरा क्लासेज, उसकी प्लेलिस्ट देखना, और प्लेलिस्ट में मेरे भाई यहां पर भौतिक विज्ञान स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास, भौतिक विज्ञान स्पेशल न्यूमेरिकल क्लास है। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूं अभी के अभी। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दिया। क्लास छोड़ने से पहले इसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया भाई। इसका लिंक जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। प्लीज क्लास छोड़ते ही मैंने आपको क्लियर बता रहा हूं, ऑप्टिक्स की बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए, कितने न्यूमेरिकल कराए आप सोच भी नहीं सकते। आपको ये चला के छोड़ दूंगा, और आपसे निवेदन है कि आप इन न्यूमेरिकलों को जरूर कर लेना। जरूर नहीं, इतना न्यूमेरिकल मैं क्लासरूम में नहीं करा पाऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं। ऑप्टिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं। करना है, करना है। मैंने आपको लिंक भेज दिया है, और आज ही करना, अगर हो सके तो आज ही करना। सर बीकॉम से हूं, आज तक समझ में नहीं आया, आज तो आ गया समझ में, है ना। कोई क्वेश्चन में कुछ देखो, मैंने पढ़ाया था, हो सकता है कहीं पर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, है ना। तो अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो उसको पकड़ा करो, मुझे बताया करो, है ना। और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, लिंक भेज दिया है। न्यूमेरिकल आपको कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल कल समझा दूंगा, लेकिन इतने न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा। 10 घंटे न्यूमेरिकल करा रखे मैंने, ये लिंक भेज दिया मैंने। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मिलते हैं कल। लिंक भेज दिया भाई, फिर मत पूछना कि कहाँ है न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और इनको पूरे कर लेना अच्छे से, और भी करा दूंगा बाकी का कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।